हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उन मदर्स के लिए जो कंसीव कर चुकी हैं, जो वेट कर रही हैं एक हेल्दी बेबी की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि उनके बच्चे को ऑटिज़म ना हो, या तो उनके पहले बच्चे को ऑटिज़म है, सेकंड चाइल्ड वो प्लान किया है उन्होंने, या फिर उनका फर्स्ट चाइल्ड भी है। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट है जिससे कि हमें आने वाले बच्चे के ऑटिज़म के बारे में पता लग सके। आज तक अगर मैं मेडिकल टेस्ट की बात करूं तो ऑटिज़म का कोई मेडिकल टेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ऑटिज़म मेडिकल टेस्ट से डिटेक्ट हो नहीं सकता। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो कि बच्चा जैसे जैसे डेवलप होता है उसमें वो सिम्टम्स, बिहेवियर्स के साथ हम बच्चों का ऑटिज़म डायग्नोस करते हैं। ऑटिज़म के डायग्नोस करने का कोई और मेथड नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे कि हम ऑटिज़म को डायग्नोस कर सकें। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इवन प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप बच्चे को डायग्नोस करवाना चाहें तो ऑटिज़म डिटेक्शन का कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। कुछ और डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके टेस्ट के थ्रू पता लग सकता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स माने गए हैं, जैसे कि फ्रेजाइल एक्स या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी मैं बात करूं तो हमें इन सिम्टम्स का पता चल जाता है। लेकिन ऑटिज़म में बच्चों का जो पता है, ऑटिज़म के सिम्टम्स जो हैं वो बच्चों में कई बार बाद में आने शुरू होते हैं। इसे जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों ही इसमें फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी टेस्ट यही नहीं बता सकता कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। कुछ एक चीज़ों का लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब कंसीव किया मदर ने तो सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स से दूर रहे, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ मदर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लेकर रहती है मन में। इवन कि जब बच्चे को वो फीड कर रही हैं तब भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के रहना है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिए। पहले तो आप खुद को मेंटली स्टेबल रखिए कि मुझे आप प्रिपेयर है तो प्लान कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिपेयर नहीं हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हैं, तो भी इस चीज़ का असर पड़ता है। तो हमें पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमारा हेल्थ जो है हमारी बिल्कुल ठीक हो, हम मेंटली बिल्कुल स्टेबल हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तीसरी एक चीज़ होती है कि कोई नेगेटिव थॉट्स ना हो, कोई ऐसा चीज़ ना हो कि हमें लगे कि जो हमें अफेक्ट करे, जिसकी वजह से हम कुछ सोच रहे हैं, ज़्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा नहीं है, हमें खुश रहने की ज़रूरत है उस टाइम पर स्पेशली। दूसरी एक चीज़ होती है कि माहौल आसपास का आपके कैसा है, इस चीज़ पर भी डिपेंड होता है। लेकिन ऑटिज़म ज़रूरी हो ऐसा नहीं होता। ऑटिज़म की वजह जो है बहुत हद तक स्ट्रेस लेवल होता है मदर्स का, और हमें उस स्ट्रेस से अपने आप को बचा कर रखना है। एक चीज़ और होती है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कई बार बर्थ के टाइम पर। स्पेशली कहा गया है कि ऑटिज़म बच्चों में ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बार HBOT जैसी ट्रीटमेंट बच्चों को दिए जाते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट इतने सक्सेसफुल नहीं है। HBOT ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली, एक्सपेंसिव है, लेकिन वो इतना सफल नहीं है क्योंकि बच्चों कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी में डिले होने की वजह से या कोई कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन कम रह जाती है, जिसकी वजह से उस कमी की वजह से ऑटिज़म होने का ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स। कई बार मैं ये सोचती थी कि गुरजोत को सेकेंड डे बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हुआ था, तो कहीं उस वजह से तो उसको ऑटिज़म नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों से मिली जिनके बच्चों को जॉन्डिस हुआ था, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल बच्चे हैं। तो इसका कोई एक फैक्टर नहीं है कि एक वजह नहीं है कि ये इस वजह से है। एक और चीज़ होती है कि आपको उस वक्त पर अपना ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी मेडिसिन मैं उस टाइम पर मैंने ली थी जो मुझे मजबूरी में खानी पड़ी, या मैं यूँ कहूँ कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था कि मुझे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी उन दिनों में, और मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, और मुझे उन्होंने यह भी बोला था कि इन मेडिसिन्स का असर हो सकता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था मैंने कि इन मेडिसिन्स का असर ऑटिज़म के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ले रहे हो, उसका असर कहीं ना कहीं बच्चे पर पड़ता है। हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि अपनी हेल्थ का, अपने विटामिन का अपने चेक करवाना, हर एक टेस्ट को प्रॉपर रखना कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम ना, हमारे हेल्थ में अगर कोई भी हमारा हेल्थ इशू है तो पहले हम उसको ठीक करें। गुरजोत लास्ट मंथ्स में मुझे ये सब होने लगा था कि मुझे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आनी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से मुझे एंटीबायोटिक के हाई डोज लेने पड़े। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह आप ना दें।
और एक चीज़ होती है कि कुछ लोग मानते हैं कि मेडिकल टेस्ट से पता चल जाता है ऑटिज़म का, तो मैं यह कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा टेस्ट अब तक नहीं हुआ है जो ऑटिज़म को डिटेक्ट कर सके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे ऑटिज़म को डिटेक्ट किया जा सके। ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा होता है, कई बार रिग्रेशन के केसेस आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और जो 6 महीने तक बिल्कुल ठीक था, व्हेन 6 मंथ्स का था वो सब कुछ करता था, वो पॉइंटिंग करने लगा था, जो 6 महीने के बच्चे नॉर्मली करते हैं वो सब करता था, लेकिन धीरे धीरे वो रिग्रेस होने लगा। आफ्टर 7 to 8 मंथ्स वो रिग्रेस होना शुरू हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई चीज़, अगर एक बच्चा पहले बिल्कुल ठीक था, उसकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल थी, ही वॉज 3 kg जब वो बर्थ टाइम पर था, उसका वेट, उसकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में ऑटिज़म की वजह बन सकती हैं। हमें उन वजह को जानना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आपके बच्चे के साथ इंटरेक्शन आपने कम किया है। आजकल स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे रिग्रेस हो रहे हैं, लेकिन पहले टाइम में स्क्रीन टाइम ना होने पर भी बच्चे रिग्रेस होते थे। रिग्रेशन ऑटिज़म का सिम्टम है। अगर आपका बच्चा रिग्रेस कर रहा है तो ये सीधा इंडिकेट करता है ऑटिज़म को। इसीलिए बच्चे को रिग्रेस होने से पहले बचाइए कि आप शुरुआत में 1 से लेकर 4 साल तक, जब आपका बच्चा है, शुरुआत से जब बच्चे का बर्थ हुआ है उससे 4 साल तक आपको बच्चे को पूरा अटेंशन देने की ज़रूरत है। उसके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट कीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातें कीजिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी कीजिए कि बच्चा रिग्रेशन में ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को, जब अगर सोचिए अर्ली इंटरवेंशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑटिज़म को भी ख़त्म कर सकता है। ऑटिज़म में बच्चों में रिकवरी आ सकती है, जिन बच्चों को ऑटिज़म है, तो फिर बच्चों को रिग्रेशन से भी ये बचा सकता है। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे के साथ में घर पर ही उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इस एज में बच्चे क्या करते हैं, मुझे ये चीज़ें बच्चे को सिखानी है। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कोई माइलस्टोन उसका डिलेड हो रहा है, क्योंकि उन चीज़ों का खास ख्याल रखिए ताकि आप अपने बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स उसकी आ रही हैं, जिस स्किल्स में भी आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है, उन एरियाज़ को पकड़िए और उस पर काम कीजिए। क्योंकि अगर आप इस टाइम पर नहीं बच्चे को देखती हैं तो ये आगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, और जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और उसे मैं कहूँ कि ऑटिज़म को ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना है अपनी हेल्थ के साथ साथ। अपने जब बच्चे का बर्थ हुआ है उस टाइम पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें अपने साथ साथ बच्चे का भी ख्याल रखना है, देखना है कि वो हर एक उसका माइलस्टोन उसका सही टाइम पर आ रहा है। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके बच्चे कभी भी रिग्रेस नहीं होंगे। अगर रिग्रेस होंगे तो वो चांसेस बहुत कम होंगे। स्क्रीन टाइम को लोगों ने मान लिया कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे रिग्रेस होते हैं वर्चुअल ऑटिज़म में, लेकिन क्लासिक ऑटिज़म में बच्चे बिना स्क्रीन टाइम के भी रिग्रेस होते हैं। तो इसीलिए स्क्रीन टाइम को बंद कर देना ही काफ़ी नहीं है, बहुत ज़रूरी है बच्चों को वो प्रॉपर स्टिमुलेशन देना जो उन्हें चाहिए, जिससे बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऑटिज़म जैसी कोई समस्या उन्हें ना फेस करनी पड़े। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा बच्चों में ऑटिज़म के ख़तरे को समझने में और उस खतरे से अपने बच्चों को दूर रखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।